तो नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम। हम आ चुके हैं मेटल नॉन मेटल का पार्ट 3 मतलब कि फाइनल पार्ट लेके। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को, पार्ट 3 में हमने पढ़ा था उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को, और आज हम पढ़ने वाले हैं कि वो रिएक्ट कैसे करते हैं और ओर कैसे बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। अगर आप नए हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। सॉरी, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि मेटल एंड नॉन मेटल आखिर रिएक्ट कैसे करते हैं। तो हमें ये कहानी पता है कि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और बनाते हैं कैटायन, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और बनाते हैं एनायन। और ये हमें बचपन से सिखाया जा रहा है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर अपार्ट फ्रॉम LGBTQ। तो वो तो अलग कहानी है, पर नॉर्मली अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आइए एक एग्जांपल से सीखते हैं। हमने सोडियम ले लिया जो कि एक मेटल है, इसके एटॉमिक नंबर है 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, और वही क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। तो ये लूज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन और वो एक्सेप्ट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे पता करें कि कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कौन लूज करेगा। तो मेटल्स जितने भी होते हैं बच्चों, जिनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा 1, 2 एंड 3, वो लूज करेंगे, और जिनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा 5, 6, 7 वो गेन करेंगे। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे दिया और इसके ऊपर आया प्लस चार्ज और इसके ऊपर आया माइनस चार्ज, जिससे बना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फाइनली आपका कंपाउंड आपको सोडियम क्लोराइड मिल गया। तो मेटल और नॉन मेटल इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं और उनके बीच पाया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस बात को भूलिएगा नहीं, क्योंकि MCQ में भी आपके आ सकता है। और ये हमें पता है कि हम थोड़ा सा पीछे कोर्स में चल रहे हैं, पर वो दिसंबर में आपका कोर्स जरूर खत्म किया जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। तो अगली बात करें हम आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज की, तो हमें 4 चीजें पढ़नी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिजिकल नेचर की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो जनरली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं नेचर में, क्योंकि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, और इसी सॉलिड होने के कारण वो ब्रिटल भी होते हैं। मतलब अगर हम इसको ऐसे तोड़ने की कोशिश करें, जो कि हम नहीं करेंगे, तो ये इजिली टूट जाएगा। और ये रीजन है इसके आयनिक नेचर का। देखिए ये क्या कह रहा है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यही रीजन होता है जिसके कारण ये लोग सॉलिड होते हैं, और यही रीजन होता है कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है कोवेलेंट कंपाउंड से। अपने देखिए इसने क्या बोला है, दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। सॉल्युबिलिटी की बात आती है, तो नॉर्मली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो बहुत सॉल्युबल होते हैं पोलर कंपाउंड्स में। अब पोलर में क्या बात होती है, ऐसी कौन सी खासियत है? पोलर्स का मतलब होता है जहां पे चार्ज होता है। तो अगर किसी सॉल्वेंट के पास पहले से चार्ज होगा तो चार्ज पार्टिकल्स को इजिली अपने अंदर सॉल्युबल कर लेगा। चौथी प्रॉपर्टी आती है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा कि द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। और क्या ये आप कहेंगे कि आयनिक कंपाउंड के पास चार्ज होता है? तो जी हाँ, आयनिक कंपाउंड के पास चार्ज होता है, जिसके कारण आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक के खत्म होने पे। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो आपको बनाने आएगा, फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। तो आइए शुरू करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर बच्चों क्या होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281। तो आइए सोडियम बनाने की कोशिश की जाए। तो ये उसका न्यूक्लियस, पहले वाले शेल में 2 लोग, अगले वाले शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपको लग रहा होगा कि सर करवा रहे हैं एक्सरसाइज, पर सर एक्सरसाइज नहीं करा रहे हैं। अगला आता है बच्चों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8। अब देखिए इसका फिक्स रूल है कि पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और उसके बाद आप 8 भरते जाएंगे।
अगर 8 से कम है तो रुक जाएंगे, 8 से ज्यादा है तो 8 भर के आगे बढ़ेंगे जैसे इसमें किया था। पर यहाँ पे 2 भरने के बाद बचा कितना हमारे पास, 6 बचा, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। और आइए इसे भरने की कोशिश करते हैं। तो बीचों बीच आपका न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और अगले शेल में 1 2 3 4 5 6। इसको दूर दूर इसलिए बना रहे हैं ताकि देखने में सुंदर लगे। और आपका होमवर्क जाता है मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम का डॉट स्ट्रक्चर बना के आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपने भी कुछ सीखा है। ठीक है, ऐसे ही वीडियो नहीं देख रहे हैं आप। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम ये बनाते हैं तो हमें बनाना होगा डॉट स्ट्रक्चर, पहला काम। तो मैग्नीशियम तो हमने आपको होमवर्क दिया है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आप ही बनाएंगे। हम बनाने वाले हैं Na2O। आइए Na2O पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Na2O। अब यहां पे बच्चों 2 लिख दिया गया है, इसका मतलब कि 2 सोडियम तो है ही यहां पे। तो आइए सोडियम बनाते हैं। देखिए हमें यहां से क्या पता चला, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। जब आपको वो डॉट स्ट्रक्चर बनाने को नहीं बोलता है और बॉन्ड बनाने को बोलेगा, तब उस केस में आप सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बनाएंगे। तो 2 सोडियम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों, 1 और 1। देखिए वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी यहां बनाया, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको पता चले। 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन को चाहिए टोटल 8। हमने आपसे क्या बोला कि अगर 5 6 7 होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा और 1 2 3 होगा तो लूज करेगा। तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया, और 2 सोडियम पे कौन सा चार्ज आया बच्चों, प्लस चार्ज आया ना, प्लस चार्ज। और 1 ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आया, और इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बन जाता है आपका Na2O। अगर आपको कोई भी कष्ट, दुख, दर्द, परेशानी है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, हम आपको तुरंत बताने आएंगे दौड़े दौड़े। ठीक है, अगला आता है व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जस्ट आपने पढ़ा है बच्चों, क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। देखिए, because a considerable amount of energy is required to break the strong interionic attraction। हम बच्चों एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको करा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो थ्योरी में। पर अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस आपको मिले तो आप हमारा मेंबरशिप जाके लीजिए, वहां पे हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा रखे हैं। तो एक्सरसाइज भी अगर आप चाहते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप कर सके, आपको कोई दिक्कत है, तो आप हमारे मेंबरशिप को ले सकते हैं जो सिर्फ 29 और 59 रुपीज का है। 29 फॉर क्लास 10th एंड 59 फॉर क्लास 12। एनसीईआरटी पूरा वहां हमने सॉल्व कराया और कुछ जो बचे हैं वो हम धीरे धीरे सॉल्व करा के डालते रहेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अकरेंस ऑफ मेटल्स। अभी तक हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्ट कैसे हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन आता है मेटल्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं। क्योंकि मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं। एक्चुअली मेटल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, हाई रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव या लेसर रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव। इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो मेटल्स जब भी एग्जिस्ट करेंगे कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और जब वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उसी को हम कहते हैं बच्चों ओर्स। वो ओर हमें अर्थ के क्रस्ट के अंदर मिलता है जिसकी माइनिंग होती है। आप सबने केजीएफ देखी होगी, केजीएफ में वो क्या करता है यश, माइनिंग करता है, गोल्ड की माइनिंग करता है। तो वैसे ही हमें माइनिंग करनी होती है, ओर निकालना होता है और फिर उसे प्योरीफाई करना होता है। और मेटल्स उसी तरीके से रहते हैं। तो आइए ये क्या कह रहा है इस बात को थोड़ा ध्यान देते हैं। ये कह रहा है द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। सही बात है, और कहां मिलेगा। सी वाटर ऑल्सो कंटेन सम सॉल्युबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी के कारण तो गांधी जी ने डांडी मार्च भी की थी। The elements or compounds which occur naturally in the earth crust are known as minerals। जो naturally earth crust में present होते हैं उन्हें minerals कहते हैं, जैसे आयरन हो गया। At some places minerals contain high percentage of particular metal and the metal can be profitably extracted from it। These minerals are called ores। जब उसमें मेटल ज्यादा हो जाएगा और हम एक्सट्रैक्ट करके केजीएफ बना सकेंगे तो उसे हम
ओर्स कहते हैं, ठीक है। तो केजीएफ बनाइए, दाढ़ी बढ़ाइए, क्या दिक्कत है। अब मेटल्स के एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो कई टाइप के मेटल्स है, जैसे कि हमने आपको बताया। जो गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम होते हैं महंगे वाले, और ये थोड़ा सा सस्ता कॉपर, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कॉपर और सिल्वर कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं, और किस फॉर्म में, अपने सल्फाइड या ऑक्साइड में। तो आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा कि कौन सा फ्री स्टेट में मिलता है, कौन सा कंबाइंड स्टेट में मिलता है, और किसके साथ कंबाइंड मिलता है। तो फ्री स्टेट में सिर्फ आपको गोल्ड मिलता है और प्लैटिनम मिलता है। सिल्वर और कॉपर फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में मिलता है, ठीक है। तो गोल्ड की माइनिंग चलिए करने चलते हैं। मेटल्स जो एक्टिविटी सीरीज के टॉप पे हैं, लास्ट वीडियो में आपको ट्रिक बताई गई थी, देख जरूर लीजिएगा। तो जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज के हैं, काशीनाथ का माली आलू, मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, वो इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वो फ्री एलिमेंट्स में नहीं मिलेंगे। जो एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में होते हैं, जिंक, आयरन, लेड, वो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, और अर्थ क्रस्ट में वो प्रेजेंट होते हैं किस फॉर्म में, ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट। मतलब जब भी वो मेटल हमें मिलेगा, या तो ऑक्साइड के फॉर्म में, या तो सल्फाइड, या तो अपने कार्बोनेट के फॉर्म में, और वहां से हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना होगा। आप ये भी देखेंगे कि हमेशा ऑक्साइड के साथ मिलता है। इसके दो रीजन है, क्योंकि ऑक्साइड अबंडेंट है, बहुत ढेर सारा है, और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए अधिकतर मेटल्स ऑक्साइड के फॉर्म में हमें मिलते हैं, ठीक है। अब ये कहता है कि मेटल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। देखिए, जो हाई रिएक्टिविटी के होते हैं, जो हाई रिएक्टिविटी के होंगे मेटल्स, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर, उनके लिए हमको इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करना होगा। जो मीडियम रिएक्टिविटी के होंगे उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, या तो कार्बोनेट या तो सल्फाइड। उन कार्बोनेट ओर का हमें कैल्सिनेशन करना होगा, C से C, और सल्फाइड ओर का रोस्टिंग करना होगा। इन दोनों के बाद ऑक्साइड मिलेगा, उसका रिडक्शन करेंगे और प्यूरिफाई हो जाएगा। ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा कि किसका कैल्सिनेशन होता है, किसका रोस्टिंग होता है। और अगर लो रिएक्टिविटी का होगा तो वो हमेशा सल्फाइड ओर में मिलेगा, उसका रोस्टिंग करेंगे, मेटल मिलेगा और उसकी रिफाइनिंग कर देंगे। तो हमने क्या सीखा, अगर हाई रिएक्टिविटी का होगा तो हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। मीडियम रिएक्टिविटी में 2 पॉसिबिलिटी है, कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर का होगा कैल्सिनेशन, और सल्फाइड ओर का होगा रोस्टिंग, फिर उसका प्यूरिफिकेशन होगा रिडक्शन से। और अगर लो रिएक्टिविटी का होगा तो रोस्टिंग और डायरेक्ट रिफाइनिंग कर देंगे। तो आइए जानते हैं किस किस तरीके से होता है। तो सबसे पहला होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर। एनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब कि ज्यादा ज्यादा ओर हम ले पाए, उसको मिनरल में कन्वर्ट करना है। दूसरा काम होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। एनरिचमेंट का मतलब बच्चों होता है कंसंट्रेशन, कि उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किए और पाउडर फॉर्म से हम यूज कर रहे हैं, जो अर्थली इंप्योरिटीज है, गंदगी है, उसको हटा सके। तो जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में, मतलब वो किस फॉर्म में होंगे हमेशा बच्चों, सल्फाइड ओर्स के ही फॉर्म में होंगे, उनका हमें करना है रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करना, उसी को हम रोस्टिंग कहते हैं। देखिए, सॉरी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना, यहाँ पे लिख देते हैं रोस्टिंग, क्योंकि कई बार डेफिनेशन आ जाता है। रोस्टिंग मीन्स हीटिंग in presence of air, in presence of air at high temperature, at high temperature, ठीक है। तो देखिए, हमने मर्क्यूरी लिया, रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे होता है, इधर से बताते हैं, इधर से हम थोड़ा हैंडसम आते हैं, ये फेस मेरा बढ़िया है। मर्क्यूरी जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो मर्क्यूरी को ऑक्साइड मिलता है, और उसको दोबारा हीट करेंगे तो हमें मर्क्यूरी मिल गया, हो गया हमारा मेटल। देखिए क्या हमने बोला, लो रिएक्टिविटी सल्फाइड ओर, देखिए सल्फाइड ओर मिला, उसको रोस्टिंग किया हमने, फिर मेटल मिला। अब जो मेटल मिलेगा उसको और साफ आप कर सकते हैं। सिमिलरली हमें कॉपर भी, कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, उसको वापस से हमने रोस्टिंग की, सेम प्रोसेस, क्यूप्रस ऑक्साइड मिला, फिर उसको हीट किया, कॉपर मिल गया हमें। तो लो रिएक्टिविटी वाला सल्फाइड ओर में मिलेगा, रोस्टिंग और रिफाइनिंग करनी होगी। ये बात आपने सीख गई। तो हमारा जो ये वाला ऑर्डर था ये हो गया समाप्त। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, वहां भी रोस्टिंग की गई है, जिंक की भी एक और एग्जांपल आपको दिया गया है, पर वो दूसरे का दिया गया है। किसका दिया गया है, मीडियम रिएक्टिविटी का।
मीडियम रिएक्टिविटी में कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों मिल सकता है। देखिए जिंक सल्फाइड में भी मिलता है, कार्बोनेट में भी मिलता है। सल्फाइड में मिलता है तो हमने क्या किया बच्चों, रोस्टिंग किया, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और अगर हमें कार्बोनेट मिला तो हम उसका क्या करते हैं, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एयर। ये कहानी आई होप आपको समझ में आ गई होगी, पर एक इंपॉर्टेंट बात दी हुई है, ध्यान दीजिएगा। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब ये क्वेश्चन आपका आता है कहां पे, गिव रीजन में, कि क्यों यूज करते हैं, क्यों बाकियों के साथ इतना भेदभाव आखिर क्यों, मैं ये जानना चाहता हूं। तो ये इसलिए क्योंकि दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड। क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है तो नीचे वाले को इजिली डिस्प्लेस कर देंगे बिना किसी दुख, दर्द, कष्ट और परेशानी के। ठीक है, जैसे कि इसने एग्जांपल दिया है कि मैग्नीज ऑक्साइड जब एल्युमिनियम के साथ रहेगा तो एल्युमिनियम मैग्नीज को हटा देगा। देखिए यहाँ पे हट रहा है, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, कोई कष्ट परेशानी नहीं है। तो आपको क्या करना है बच्चों, कमेंट सेक्शन में कूद पड़िए अपना फोन लेके। अगली बात देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होते हैं हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, हीट रिलीजिंग होते हैं, और जितना हीट इवॉल्व करते हैं वो इतना ज्यादा होता है कि सारे मेटल्स मॉल्टेन स्टेट में ही निकलते हैं। क्या ऐसा आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टेन ओर? अब ये मॉल्टेन में क्यों निकला, क्योंकि एक्सोथर्मिक नेचर का है, एक्सोथर्मिक होने के कारण ये मॉल्टेन स्टेट में ही प्रोड्यूस होगा। बढ़ते हैं आगे, और ये बता रहा है कि आयरन का जो एल्युमिनियम के साथ होता है ये इसी कारण से होता है। अब जो एक्टिविटी सीरीज के ऊपर है उनकी बात करते हैं। ये क्या कह रहा है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये कार्बन के साथ हीट करने पे ही मिलेंगे। अब रीजन पूछता है क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हमें ऑक्सीजन के फॉर्म में मिलेगा हाई रिएक्टिविटी वाला, और वो कार्बन को बहुत प्रेम करता है। जैसे ही कार्बन लाएंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर। इसमें इसके बाद हमको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी मेटल लेना होता है उसमें जो इम्प्योर मेटल होता है वो एनोड पे चला जाता है और प्योर मेटल कैथोड पे चला जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। और जैसे ही करंट भेजेंगे इम्प्योर एनोड से मेटल निकलेगा और प्योर कैथोड पे ऐसे ऐसे चिपकता जाएगा, घूम के चिपकता जाएगा, चिपकता जाएगा। ये बात समझ में आपको आ रही होगी, ये बात आपको समझ में आ रही है। और इसी तरीके से हम प्योर मेटल ऑब्टेन कर लेते हैं। ये बात आप समझे कि नहीं समझे बच्चों? इसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से हम प्योर मेटल ऑब्टेन, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता कैसे है। तो यहाँ हमने इम्प्योर और प्योर सिल्वर ले रखा है, करंट ले रखा है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस होता कैसे है। देखिए अब ये धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। देखिए इसका वेट कम होता जाएगा और इसका वेट बढ़ता गया, क्योंकि हम टाइमर अगर बढ़ा देंगे, टाइमर थोड़ा सा बढ़ नहीं रहा है हमसे, कोशिश करते हैं हम टाइमर बढ़ाने की। एक सेकंड बच्चों, हाँ सही लिया है, रुकिए एक बार। देखिए दोनों का वेट 10-10 ग्राम है, एक एनोड है और एक कैथोड है। पॉजिटिव से जुड़ा हुआ क्या होगा, एनोड होगा, और नेगेटिव से जुड़ा हुआ कैथोड होगा। एनोड का वेट कम होता जाएगा और कैथोड का वेट बढ़ता जाएगा, है ना। टाइमर रुकिए, हम बढ़ाते हैं टाइमर, टाइमर बढ़ा दें और करंट एकदम मैक्सिमम इस बार कर देते हैं ताकि जल्दी जल्दी आपको दिख सके, है ना। करंट हम मैक्सिमम कर देते हैं। अब देखिए इसको स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं। देखिए इसका वेट बढ़ता जा रहा है और इसका वेट कम होता जा रहा है, क्योंकि यहां से उठ के ये इसमें बार बार जा रहा है। देखिए 9.6 हो गया है, 10.3 पे पहुंच गया है। और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं बच्चों। आपको दिख रहा होगा, है ना, वेट कम हो रहा हो, ये प्लेट भी पतली होती जा रही है, प्लेट मोटी होती जा रही है, दिख रहा है बच्चों। आपने देखा कि इलेक्ट्रोलाइसिस हो कैसे रहा है। इसी तरीके से हम किसी मेटल को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू प्योरीफाई करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, तो आता है कोरोजन। कोरोजन आपने पढ़ रखा है, चैप्टर 2 में पढ़ रखा है एसिड बेस सॉल्ट में, कि कोरोजन का मतलब होता है किसी चीज का जंग लगना, जंग लड़ना नहीं, जंग लगना होता है कोरोजन का मतलब। अब कोरोजन प्रिवेंट कैसे करते हैं, उसके 4 तरीके हैं।
पेंटिंग से, ऑयलिंग से, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग या मेकिंग अलॉय। तो बाकी सारी चीजों की जानकारी तो हमें है, दो टॉपिक्स को जानते हैं कि गैल्वेनाइजिंग क्या होता है। गैल्वेनाइजिंग एक मेथड होता है जिससे हम स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं, सिर्फ स्टील और आयरन को, और कोई प्रोटेक्ट नहीं होगा, उनको थिन लेयर ऑफ जिंक से कोटिंग करके। स्टील और आयरन के अलावा और कोई प्रोटेक्शन इससे नहीं होगा, बस यही होगा। दूसरा है जो आपको जानना है, उसको कहते हैं एलॉय मेकिंग। किसी भी मेटल में इम्प्योरिटी डाल देंगे या बाकी मेटल से फ्यूज करके कुछ नया बना देते हैं, उसको कहते हैं एलॉय फॉर्मेशन, और उस तरीके से भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स or a metal and a non-metal. It is prepared by first melting the primary matter, then dissolving other elements in it definite proportion. It is then cooled at room temperature. जो हम ब्रास यूज करते हैं ना, वो बच्चों एलॉय ही होता है। अगर पर एक मेटल मरकरी होगा, ये आपको पॉइंट याद रखना होगा कि अगर एक मेटल मरकरी होगा या किसी भी चीज को मरकरी से मिलाते हैं तो उसको हम कहते हैं अमालगम, ठीक है, बबल गम नहीं, अमालगम। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है एलॉय का, वो प्योर मेटल से हमेशा कम होता है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि कॉपर और जिंक का एलॉय होता है ब्रास, और ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टिन का एलॉय होता है। ठीक, तो इस तरीके से खत्म होता है आपका चैप्टर। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। और आपको हमने बताया कि मेंबरशिप के लिए आपको 29 और 59 रुपीज का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा हमारी मेंबरशिप के लिए, जहां पे आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं। कह रहे हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद फॉलोइंग मेटल्स, इन विच केस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टेकिंग प्लेस। किसमें होगा, इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज को देखना है, रिएक्टिविटी सीरीज को देखना है। अगर हम जिंक ऑक्साइड को जिंक से रिएक्ट करवाएं, जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम से कराएं और जिंक ऑक्साइड को कॉपर से कराएं, तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज क्या पता है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, सॉरी आयरन के बाद कॉपर होगा। तो अगर हम जिंक को जिंक से रिएक्ट करवाएंगे तो यहां कुछ नहीं मिलेगा, जिंक को मैग्नीशियम से कराएंगे, देखिए बच्चों मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है तो यहां आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो यहां डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आप बाकी दो लोग को करिएगा। अगला कह रहा है विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजिली। आइए देखते हैं कौन से मेटल कोरोड नहीं करते हैं इजिली प्योर मेटल्स कोरोड नहीं करते हैं एक्चुअली। और एलॉय पूछ रहा है, तो एलॉय आपने यहां पढ़ रखा है, कहां चला गया, एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, और मेटल और नॉन मेटल। आप फिर इसका एग्जाम्पल भी यहां से दे देंगे बच्चों। तो इस तरीके से खत्म होता है आपका एक चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना प्यार बरसाते रहिएगा, तब तक के लिए जय श्री राम।